आइए अब निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। इसके पहले हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है अफर्मेटिव और उसकी एक्सरसाइज नंबर 18 बताए। आज आपको जो है निगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा। तो पहले निगेटिव सेंटेंस के रूल्स जो इसमें दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे तुरंत चलते हैं। पूरा कंप्लीट आज इसको कराएंगे। देखिए रूल 1 कह रहा है ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो डू डज नॉट एक वचन के साथ लगेगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। वहीं अगर अफर्मेटिव था तो उसमें एक वचन के साथ एस एस जोड़ते थे क्योंकि वहाँ सहायक क्रिया नहीं लगती थी। उदाहरण देख लेते हैं। कमला अच्छा गाना नहीं गाती है तो इसकी अंग्रेजी होगी कमला डज नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग माने अच्छा गाना एक कहो या मधुर, वैसे स्वीट माने मधुर, मधुर गाना यानी कि अच्छा गाना। लड़का अपने घर नहीं जाता है तब बॉय डज नॉट गो टू हिज हाउस। वह अपना पाठ याद नहीं करता है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। रूल नंबर 2 करा आई वी यू दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वी यू दे और बहुवचन करता रहेगा तो इसके साथ डू नॉट लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वे अपने स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल। मैं तुम्हें एक कविता नहीं सुनाता, आई डू नॉट सिंग यू ए पोएम। यहाँ सुनाना का अंग्रेजी सिंग होगा क्योंकि कविता को गाया जाता है, गाकर सुनाया जाता है। कविता का मतलब कोई भी गाना, जैसे हिंदी में गाना होता है उसी तरह से इंग्लिश में कविता को अंग्रेजी लोग गाते हैं। ठीक, राइम स्कीम रहती है उसके संबंधन। तो यहाँ कविता सुनाने के लिए सिंग पोएम होगा। ठीक, कहानी सुनाने के लिए टेल स्टोरी होता है। लड़के अपना पाठ याद नहीं करते, द बॉयज़ डू नॉट लर्न देयर लेसन। रूल नंबर 3 देखिए, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले नेवर लगाते हैं। ठीक, नेवर कहाँ लगेगा, कर्ता के बाद और क्रिया से पहले। एक बात जान लेना, निगेटिव सेंटेंस में भी आने पर डू नॉट डज नॉट अगर नेवर आएगा, निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसमें डू नॉट डज नॉट नहीं लगेगा, नेवर लग जाएगा। और एक बात जान, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचन है तो एस एस भी जोड़ा जाएगा। यानी कि नेवर वाले वाक्य को जान लीजिए, रूल जान लीजिए, नेवर वाले वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम से बनाते हैं। अगर निगेटिव में नेवर आ गया, कभी नहीं आ गया, तो अफर्मेटिव का नियम लगाइए। और अफर्मेटिव का नियम यही कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक वचन होता है यस या यस। लेकिन इतना ध्यान देना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस इससे पहले ही नेवर भी लगा देना है, बस इतना करना है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। वह स्कूल कभी नहीं जाता, ही नेवर गोज टू स्कूल। इतना ध्यान देना, ही नेवर गोज टू स्कूल। ये नहीं कहो कि ही डज नॉट नेवर गो टू, ऐसा नहीं होगा। ही नेवर लग गया, डज नॉट नहीं लगेगा, और डज नॉट नहीं लगेगा तो वर्ब की एक वचन में एस या एस भी जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है, कारण जान लीजिए कि नेवर एक एडवर्ब है, वो मेन वर्ब से पहले आकर उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हुआ, जाता है स्कूल कितनी बार, कभी नहीं। तो नेवर आने से वाक्य निगेटिव नहीं होता है। प्योर निगेटिव वाक्य डू नॉट या डज नॉट से होता है। ये वाक्य भले निगेटिव सेंटेंस में दिया गया, 5% ये निगेटिव है, 95% अफर्मेटिव है, इसलिए इसको अफर्मेटिव के सूत्र से बनाते हैं। आगे, अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। गुड बॉयज़ नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ देखिए, गुड बॉयज़ अच्छे लड़के, यहाँ बॉयज़ बहुवचन है ना, तो मेक में यस नहीं लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव का रूल यही है कि बहुवचन के साथ यस या यस नहीं जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और डू नॉट तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी नहीं में नहीं का अंग्रेजी रहता है, इसलिए डू नॉट अलग से नहीं लिखेंगे। नोट में क्या दी है देखते हैं। डू नॉट या डज नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं जोड़ा जाता, ये तो पता ही है आपको। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा कह रहा है नेवर के साथ डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपको बता दिया गया। ये सब नोट पॉइंट पे लिखा गया है जानकारी के लिए। नेवर के साथ ही सीट तथा दूसरे एक वचन करता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस यस जोड़ा जाता है, ये भी आपको बताया गया। नेवर के साथ आई वी यू दे तथा दूसरे बहुवचन करता होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तथा यस यस नहीं जोड़ते हैं, ये भी बताया गया। फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यस यस नहीं जोड़ा जाएगा। अब चलिए एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 19, जो लोग करके लाए हो मिला लीजिए, नहीं कर पाए हो तो जो भी आपको कठिन लगे उसको लिख सकते हो। इस तरह से जो है, बीना परीक्षा में प्रथम नहीं आती है तो हो जाएगा बीना डज नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। स्टैंड फर्स्ट माने प्रथम आना, किताब में दिया भी है। आना का अगर कम नहीं लिखा जाता, कक्षा में प्रथम आने के लिए कम फर्स्ट नहीं होगा, स्टैंड फर्स्ट होता है। क्लियर, कम तो वैसे कोई आएगा तो उसका क्रम बताने के लिए वो पहले आया वो बाद में आया, या प्रथम आना माने फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट। अगला ये लड़के
तो हाँ देखिए, बी नॉट डज नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, तो डू नॉट या डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना, इतना हमेशा ध्यान देना है। ये लड़के स्कूल साथ साथ नहीं जाते हैं। दीज बॉयज़ माने ये लड़के हैं। डू नॉट गो टू स्कूल, स्कूल नहीं जाते हैं। कैसे नहीं जाते हैं? टुगेदर। डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। अगला है टुगेदर, किताब में दिया, आप लोग किताब से देख लीजिएगा, हिंट ले लिया करिए जो कठिन शब्द हैं दिए गए हैं। ठीक, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो वी नेवर टेल ए लाई। नींबू मीठा नहीं होता है, तो मीठा होना चाहिए, किताब में दिया टेस्ट स्वीट। नींबू डज नॉट टेस्ट स्वीट, डज नॉट टेस्ट स्वीट। मीठा होना का मतलब यहाँ दिया है ना टेस्ट स्वीट, होना चाहिए टेस्ट, क्योंकि नींबू का स्वाद यहाँ बताया जाए, मीठा नहीं होता मतलब उसका स्वाद मीठा नहीं होता। क्लियर? तो टेस्ट इसलिए अंग्रेजी लिखा जाता है किसी चीज़ का स्वाद बताने के लिए, कि मीठा है कि खट्टा है। नींबू खट्टा है, नींबू टेस्टेज सावर होगा, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? आम खट्टा नहीं होता, डज नॉट टेस्ट सावर होगा। ठीक, खट्टा मीठा ये सब होने के लिए होना का अंग्रेजी क्या लगेगा? टेस्ट। इतना ध्यान देना। बहादुर लोग अपमानजनक मृत्यु कभी पसंद नहीं करते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या हो गया? द ब्रेव माने बहादुर लोग, नेभर कभी नहीं, लाइक माने पसंद करते हैं, नेभर लाइक कभी नहीं पसंद करते हैं। द ब्रेव माने हो गया बहादुर लोग। देखिए बहादुर लोग की अंग्रेजी द BRAVE, ब्रेव हो गया। द लगा देने से ब्रेव एडजेक्टिव है तो बहुवचन मान लिया जाता है, या तो ब्रेव पर्सन्स लिखें या ब्रेव पीपुल लिखें, लेकिन इसका बहुवचन द ब्रेव से ही बेटर माना जाता है। क्लियर? कोई भी एडजेक्टिव, जैसे द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द ब्रेव माने बहादुर लोग, द डीप बहरे लोग, द डम गूंगे लोग, इस तरह से बनता है बहुवचन एडजेक्टिव का। आगे द ब्रेव माने बहादुर लोग, नेभर माने कभी नहीं, लाइक पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते कभी। अपमानजनक मृत्यु, अपमानजनक का अंग्रेजी होता है इंसल्टिंग डेथ। ठीक है ना? इंसल्टिंग माने अपमानजनक, डेथ माने मृत्यु। ठीक है? अच्छा आगे देखते हैं। मेरे चाचा जी अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो माई अंकल डज नॉट वांट, नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं? टू स्पेंड माने खर्च करना, किताब में दिया है, वांट के साथ टू लगेगा इन्फिनिटिव। डज नॉट वांट टू स्पेंड, अपना पैसा मतलब हिज मनी, हिज मनी, मनी माने पैसा यहाँ होगा, किताब में दिया भी है। पैसा कहो चाहे धन कहो, दोनों कहेंगे जी मनी। श्रेष्ठ व्यक्ति तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति किताब में दिया द नोबल, नोबल माने पर्सन, नोबल पर्सन माने श्रेष्ठ व्यक्ति, द नोबल पर्सन, श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है? तुच्छ झगड़ों में अपना समय, या तो द नोबल भी कह दोगे तब भी चल जाएगा, श्रेष्ठ लोग या श्रेष्ठ व्यक्ति मान लिए जाएंगे, पर्सन भी लगा सकते, नोबल पर्सन कहो या द नोबल। ठीक है? हाँ, झगड़ों में अपना समय नहीं कभी नहीं नष्ट करता, द नोबल, हाँ नोबल पर्सन या ए नोबल पर्सन भी कर सकते हो। ठीक है? द नोबल ना लिखा चाहो तो ए नोबल पर्सन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक वचन है ना, करता है, इसलिए बहुवचन के हिसाब से बताना जरूरी नहीं है। तो ए नोबल पर्सन ज़्यादा बेटर रहेगा, कर दीजिए ए नोबल पर्सन, क्योंकि एक वचन बताना है तो ए लगा दोगे, तो नोबल के बाद या पर्सन जोड़ दोगे, ए नोबल पर्सन माने कोई भी नोबल पर्सन जो रहेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति। उसके बाद होगा डज नॉट वेस्ट, डज नॉट वेस्ट माने नष्ट नहीं करता, वेस्ट माने नष्ट करना, किताब में दिया ना। डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, अपना समय, समय नष्ट करने के लिए वेस्ट लगता है, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। किस में नष्ट नहीं करता है? तुच्छ झगड़ों में, इन तुच्छ, इन माने में, तुच्छ क्या, किताब में दिया पेट्टी, झगड़ा दिया क्वेरल, इन पेट्टी क्वेरल, पेट्टी माने होता तुच्छ। आगे है पेट्टी की स्पेलिंग अगर आपको भूले तो आप प्रेटी माने सुंदर जानते हो, PRETTY, आर हटा दीजिए, पेट्टी हो गया। आगे वह अपनी छोटी बहन को कभी परेशान नहीं करता, ही नेवर, किताब में दिया परेशान करेंगे टीज, टीज माने परेशान करना, ही नेवर टीज, वह कभी परेशान नहीं करता। वैसे ट्रबल माने परेशान करना, BOTHER, बोदर माने परेशान करना, तो कई अंग्रेजी है, यहाँ किताब में दिया टीज, ही नेवर टीज। यहाँ टू मत लिखना,
परेशान करना ना आता है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाता है, लेकिन तभी लिखा जाएगा ट्रांसलेटर में जब इन्फिनिटिव मतलब वाक्य में भी ना शब्द आए तब है। करना की जगह करता है आ गया ना तो वहाँ टू नहीं जाएगा। नेवर के साथ क्या लगेगा? टीज। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात ये भी ध्यान दीजिए, कभी नहीं आया है तो टीज में ही एक वचन है तो यस जोड़ दीजिए। टीजेज, ही नेवर टीजेज, वह कभी परेशान नहीं करता है। किसको परेशान नहीं करता है? ही द यंगर सिस्टर, अपनी छोटी बहन को। छोटी बहन का अंग्रेजी होगा यंगर सिस्टर, YOUNGER। यंगर माने होता उम्र में छोटा और इल्डर माने होता बड़ा। छोटी बहन के लिए यंगर सिस्टर, बड़ी बहन के लिए इल्डर सिस्टर होता है, ठीक ना? ये लीजिए आप, यंगर सिस्टर। एक इस्तेमाल नहीं लगेगा, यंगर सगा भाई बहन को बताने के लिए, छोटी के लिए यंगर, बड़ी के लिए इल्डर, ठीक है? ये लीजिए। मैं आपकी ईमानदारी पर बिल्कुल संदेह नहीं करता हूँ, ठीक है? आई डू नॉट डाउट, डाउट माने संदेह करना, किताब में दिया है, टू हटा देना क्योंकि करना नहीं करता है, ठीक ना? टेंस के हिसाब से बनेगा, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म में ना शब्द आता दे दिया रहता। आई नेवर डाउट, DOUBT किताब में दिया, मैं कभी संदेह नहीं करता हूँ, ठीक है? डाउट आपकी ईमानदारी पर, एट योर ऑनेस्टी, डाउट साथ एट लगेगा, एट माने पर, किसी चीज़ पर ही संदेह किया जाता है। डाउट एट योर ऑनेस्टी, तुम्हारी ईमानदारी पर या आपकी ईमानदारी पर। तब लास्ट में आप लिख देंगे बिल्कुल के अंग्रेजी एट ऑल, आई नेवर, ठीक है? आई डू नॉट डाउट एट योर ऑनेस्टी एट ऑल, एट ऑल माने बिल्कुल भी या पूरी तरह से, अदर वर्ड है लास्ट में हो जाएगा, ठीक ना? वह मेरी समस्या नहीं समझ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगा समझ नहीं रहा। ही डज नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। एक बात ध्यान देना, अंडरस्टैंड का ING फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है, भले रहा है रही आता, लेकिन वो इंडिफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है, इसलिए आपके इंडिफिनिट टेंस की एक्सरसाइज में दिया है। मैं समझ रहा हूँ का अंग्रेजी आई अंडरस्टैंड होता है, क्लियर? इसलिए आप इसको एक प्रेजेंट इंडिफिनिट के एक्सरसाइज में दिया भी है। तो रहा है भले है, ये अपवाद है कि रहा है रही है आने पर भी इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है, क्लियर? क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर ही अंदर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो रहे होते हैं, जिसके बारे में अगला आदमी निश्चित होकर नहीं बता सकता है कि क्या हो रहा है हमारे मस्तिष्क के अंदर, तो इसलिए निश्चित होकर नहीं बता सकता है, तो इसलिए उसको इंडिफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, अनिश्चित वर्तमान काल, इंडिफिनिट की हिंदी होती है अनिश्चित, इसलिए इसको इंडिफिनिट में लिखा जाएगा, क्लियर? आगे इसके बारे में मैं और भी वीडियो बनाया हूँ टेंस के, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। टेंस की प्लेलिस्ट में जाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे जो मैं पढ़ाया हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सा रहा है रही आने पर भी नहीं लिखा जाता है, कौन सा लिखा जाता है, ठीक है? क्यों नहीं लिखा जाता, तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाएँ। तो यहाँ आपके कोर्स में जितना है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक्सरसाइज में आ गया तो इसलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, बाकी आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ जानिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी, ही डज नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, वह मेरी समस्या को नहीं समझ रहा है या नहीं समझता है। दोनों एक ही चीज़ है ना, हिंदी तो हमारी भाषा चाहे हम जो कहें, लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, तो उनकी भाषा यही कह रही है कि अंडरस्टैंड का प्रयोग कंटिन्यूस में मत करिए, इंडिफिनिट में करिए, क्लियर? हाँ, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, यू डू नॉट बिलीव, ठीक है? यू डू नॉट बिलीव माई स्टेटमेंट या एट माई स्टेटमेंट, स्टेटमेंट माने बात किताब में दिया है, क्लियर? तो यहाँ भी देखिए वही काम आ गया, कंटिन्यूस में नहीं। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कहो या विश्वास नहीं करते हैं, बात तो एक ही हुआ ना, ये हमारी भाषा है। तो इंडिफिनिट में भी आपको कुल मिला के बिलीव का प्रयोग भी ING फॉर्म में नहीं होता है, इंडिफिनिट टेंस में ही होता है। अंडरस्टैंड आ जाए, बिलीव आ जाए, तो ये सभी क्रियाएँ ऐसी हैं जो कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं की जाती हैं, क्लियर? आपकी कक्षा 10 के राजू प्रकाशन की बुक में आप लोग कक्षा 9 में पढ़ रहे होंगे, या 10 के भी राजू प्रकाशन होंगे, तो उसमें दिया है। अब इसमें भी हो सकता है आगे दिया हो, आप पढ़ोगे तो राजू प्रकाशन की पूरा मैं ग्रामर कवर भी करा चुका हूँ अपने चैनल पे, पूरा आप शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं एक तरफ से हल करके। तो उसमें एक चैप्टर है सम वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ क्रियाएँ अक्सर कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं की जाती हैं। तो उसमें बताया गया कौन कौन सी क्रियाएँ हैं, जैसे बिलीव है, अंडरस्टैंड है, फील है, ठीक है, टेस्ट है, ये सभी कुछ क्रियाएं हैं
जिनका कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होता है। सी भी है उसी में, एस डबल ई। ठीक है, ये रहा है रही आने पर भी इनका प्रयोग इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। क्लियर? तो उसमें ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं होती हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी कितनी हैं? 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इनके द्वारा जो हमारे अंदर काम होते हैं स्वाभाविक क्रियाकलाप हैं, तो कंटिन्यूस में नहीं यूज की जाते हैं। क्लियर? विश्वास करना हमारे दिमाग का काम है, ये हमारे ऊपर हम विश्वास करेंगे, समझना हमारे दिमाग का काम है। क्लियर? देखिए आगे, तो आप ऐसे कह देंगे यू डू नॉट बिलीव एट माई स्टेटमेंट। स्टेटमेंट माने बात किताब में दिया, स्टेटमेंट माने कथन जो कहा गया, आदमी जो कोई कह दिया स्टेटमेंट, उस पर नहीं विश्वास करें। अगला, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई डू नॉट वांट, वांट माने चाहना, आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, टू कीप, ठीक है, टू कीप, हाँ आपको है ना, आई डू नॉट वांट यू भी कर दीजिए, तब टू कीप लिख दो, या आई डू नॉट वांट टू कीप यू यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं। आई डू नॉट वांट टू कीप यू इन डार्क, भले दे दिया गया कीप इन, टू कीप इन डार्क मैंने अंधेरे में रखना, लेकिन तुमको भी तो आया है, तो तुमको आप कीप के बाद बीच में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वांट के बाद यू नहीं लिखे हो तो कीप के बाद लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट वांट टू कीप यू इन डार्क, ठीक है, आई डू नॉट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ? टू कीप यू, तुम्हें रखना, किस में नहीं चाहता हूँ? इन डार्क। ये आपका इन डार्क अंधेरे हो गया। क्लियर? तो ये बेटर यही होगा, आई डू नॉट वांट टू कीप यू इन डार्क। क्लियर? तो यू बीच में आ जाएगा, उससे नहीं मतलब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ जाएगा। ठीक, आगे है, कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोग के मतलब सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। किताब में दिया मूर्ति पूजा का अंग्रेजी आइडल वर्शिप। उसका मुझसे झगड़ा करने का इरादा नहीं है, ठीक है, उसका मुझसे झगड़ा करने का इरादा नहीं है। हाँ, तो हो जाएगा, देखिए इसका इंडेफिनिट टेंस में बनाना है आपको। उसका मुझसे झगड़ा करने का इरादा नहीं है ऐसे कहो, या वह मुझसे झगड़ा करने का इरादा नहीं रखता है। क्लियर? बात एक ही हुआ। इरादा करने की किताब में दिया आपको इंटेंशन, ठीक है। तो आप कह दिए ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव एनी इंटेंशन। एनी माने कोई भी होता है, उसे सेंस सही है, मेरे झगड़े करने से इरादा नहीं है या कोई इरादा नहीं है, बात है कि ही डज नॉट साथ एनी लग जाता है, क्योंकि हैज़ या हैव आता है तब। ही डज नॉट हैव माने वह इरादा नहीं रखता है। क्लियर? एनी इंटेंशन। ही डज नॉट हैव माने उसके पास नहीं है या वह रखता नहीं है, हैव मीन्स रखना है, पास में। ही डज नॉट हैव माने वह नहीं रखता, क्या नहीं रखता है? एनी इंटेंशन, कोई भी इरादा, यानी वो का इरादा है ही नहीं। ठीक है, ऑफ करके क्वारलिंग कर देना। क्वारल ऊपर दिया गया दूसरे लाइन में, देखिए क्वारल में आईएनजी कर देंगे, क्वारलिंग। क्लियर? ध्यान देना, क्वारलिंग में आईएनजी जोड़ेंगे तो एक एल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वारलिंग, क्योंकि आईएनजी वावल स्टार्टिंग वर्ड जोड़ने पर एक एल और एक स्वर उसके पहले रहता तो बढ़ जाता। ही डज नॉट हैव एनी इंटेंशन ऑफ क्वारलिंग विथ मी, ठीक है, मुझसे झगड़ा करने का। विथ मी माने मेरे साथ ही, मुझसे। आगे है, मुझे बाग में कोई नहीं दिखता है। आई डू नॉट सी, मुझे कोई नहीं दिखता या कोई दिखाई नहीं देता, सी लगेगा। आई डू नॉट सी एनी वन, कोई भी, कोई मतलब एनी वन होगा। आई डू नॉट सी एनी वन इन द गार्डन माने बाग में, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आई सी नो वन इन द गार्डन, तब भी सही है। अगर नो वन का होगा डू नॉट भी हट जाएगा, एनी की जगह नो कर दो। नॉट एनी माने कोई नहीं, और नो वन माने भी कोई व्यक्ति नहीं, दोनों तरीके से सही है। आई डू नॉट सी एनी वन इन द गार्डन, ये चाहे लिख दो, या आर करके आप ये इस वाक्य को भी लिख सकते हैं, आई सी नो वन इन द गार्डन, दोनों वाक्य करेक्ट है। क्लियर हो गया?
तो चलिए अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आप आ जाइए। इंट्रोगेटिव का भी रूल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। ध्यान से देखते जाइए। एग्जाम्पल पहले, जिन वाक्यों के आरंभ में क्या हो उनकी अंग्रेजी में ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ पहले डज फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी सहायक क्रिया पहले हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। क्या शब्द वाक्य शुरू में रहेगा तो सहायक क्रिया पहले लिख देंगे, क्या कि अंग्रेजी वाट नहीं लिखते हैं, सेकंड टाइप रहेगा भले लिखेंगे, ठीक। जैसे उदाहरण, क्या कमला मधुर, ठीक है, क्या कमला मधुर गाना गाती है, तो हो जाएगा डज कमला सिंग ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा है, क्या लड़का अपने घर जाता है, डज द बॉय गो टू हिज होम। क्या वह अपना पाठ याद करता है, डज ही लर्न हिज लेसन। दूसरा नियम कह रहा है कि आई वी यू दे, ठीक है, आई यू वी दे और बहुवचन के साथ कर्ता के साथ डू फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब पहले डू लगेगा तब कर्ता आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू देयर स्कूल। क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता, डू आई टेल यू ए स्टोरी। क्या ये लड़के अपना पाठ याद करते हैं, डू दीज बॉयज लर्न देयर लेसन। देखिए रूल 2 क्या कह रहा है, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द, देखिए जैसे कब, कहाँ, कैसे, किसको, क्या आया हो, उनकी अंग्रेजी बनाने में पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार डज या डू। नंबर मतलब सब्जेक्ट एक वचन है, एक बहुवचन, नंबर माने वचन, उसी के अनुसार डू डज लगाएंगे, फिर कर्ता फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि सेकंड टाइप रहेगा तो पहले WH टाइप वर्ड लिखा जाएगा, फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उदाहरण देख लेते हैं, वह कहाँ रहता, वेयर डज ही लिव। देखिए कहाँ का अंग्रेजी पहले लिखा गया, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। रूल 3 हमारा क्या कर रहा है, कितना और कितने। हाउ मच माने कितना होता है, कितने कहेंगे हाउ मेनी, कौन सा के विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, यानी ये शब्द आ जाएंगे तो इनके साथ एक नाउन जरूर रहेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव काम करते हैं तो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो लिखा जाता है, प्रश्नवाचक शब्द का ही भाग वो भी रहता है। उदाहरण, तुम कितने मील प्रतिदिन टालते हो, हाउ मेनी माइल्स। तो माइल्स नाउन है तो हाउ मेनी के साथ जुड़ा है, तो इसलिए इसको शुरुआत में हम प्रश्नवाचक के साथ ही लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाक डेली। उसके बाद कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो विच बुक, विच के साथ बुक हम जोड़ देंगे प्रश्नवाचक में ही, क्योंकि उससे संबंधित है। फिर डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही सिस्टर, वर्ब रीड। चौथा रूल कह रहा है, यदि प्रश्नसूचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे उदाहरण, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, हु टीचेज यू इंग्लिश, बताया था ना। तो यहाँ प्रश्नसूचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा है, हु क्या है, प्रश्नवाचक तो है ही है, कर्ता का भी काम कर रहा है। तो ऐसे वाक्य में हु के तुरंत बाद हम मुख्य क्रिया लिख देंगे, जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, यानी कि अफर्मेटिव के नियम से बना देंगे। वो सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ाता, उत्तर में किसी एक का नाम आएगा, मान लीजिए मोहन पढ़ाता सोहन, तो टीच में ES जोड़ देंगे। इसलिए अगर ये होता कौन कौन पढ़ाता, तब 2 लोगों का नाम आएगा, तब टीच में ES ना जोड़ोगे, टीच हो जाएगा। अगर निगेटिव रहेगा तो डज नॉट टीच हो जाएगा एक वचन के लिए, बहुवचन के लिए डू नॉट टीच। भी देख लेते हैं, लास्ट रूल में है, देखिए 5वां रूल है, लास्ट रूल है इस टेंस का, प्रश्नवाचक वाक्य के निगेटिव होने पर कर्ता तथा वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे, क्या तुम अपने गुरुजी का कहना नहीं मानते हो, डू यू नॉट ओबे योर टीचर्स। कुल मिला कितना जानो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है प्रश्नवाचक वाक्य में। नोट, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, मतलब लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट लगा देते हैं। गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता, ये भी बताए थे, गो होम लिखा जाता है, हाँ हिज लगा दो, गो टू हिज होम ये सही है, गो टू हिज हाउस सही है, लेकिन होम अकेला है तो गो के साथ तब नहीं लगेगा। क्लियर। तो चलिए अब आज इतना ही एक्सरसाइज आप लोग आज कर लीजिएगा, कल आपको यानी कि अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा एक्सरसाइज नंबर 20 भी और 5 इसके बाद अगला टेंस। मिलते हैं अगली क्लास में।